हेलो एवरीवन। सो यार, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने कोडिंग टाइपिंग को फास्ट कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ टेम्पलेट्स, मैक्रोस एंड ट्रेसिंग फंक्शन क्या होता है, कैसे वो डीबगिंग में हेल्प करता है। इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो डीबगिंग पे ही कंटिन्यू करने वाला हूँ, मतलब ये वीडियो आगे और कंटिन्यू होगी डीबगिंग पे। तो आज की वीडियो में जितना कंटेंट है वो उसके साथ स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं यार मैक्रोस होते क्या हैं बेसिकली, और उनका यूज़ कैसे करते हैं, और कुछ क्या क्या मैक्रोज मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक, तो तुम में से जिसको भी कोई यूज़फुल मैक्रोज लगे इनमें से, वो वहाँ से आराम से कॉपी कर सकता है। तुम सभी लोग अपने हिसाब से मैक्रोज डिफ़ाइन करते हैं, जो उनको ज़्यादा यूज़ में आती है चीज़ें कोडिंग करते वक्त, वो हमेशा उन्हीं का मैक्रोज बनाते हैं। मैक्रोज हमेशा ध्यान से बनाना चाहिए और उनका यूज़ रेगुलर में करना चाहिए, वरना तुम भूल जाओगे और कभी कभी गड़बड़ हो सकती है। सो यार, मैक्रोज बेसिकली क्या होते हैं? सी प्लस प्लस का एक फ़ायदा होता है कि हम कुछ भी कंपाइलेशन से पहले डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम एक स्मॉल वर्ड लिखते हैं और आगे का ये जो स्टेटमेंट होता है, कहीं पे भी कोडिंग में हमने अगर ये स्मॉल वर्ड का यूज़ करा होता है तो ये पूरा वर्ड रिप्लेस हो जाता है ये वाली स्टेटमेंट के साथ। तो यानी कि अगर मैंने कहीं पे भी स्मॉल MOD लिखा तो वो रिप्लेस हो जाएगा कंपाइलेशन के टाइम इंट IE9+7 के साथ। तो मैक्रोस का इसलिए फ़ायदा होता है कि लॉन्ग लॉन्ग स्टेटमेंट या फिर कुछ ऐसी कीवर्ड्स जो कि लेंदी होते हैं टाइप करने के लिए, उनको हम स्मॉल नेम दे देते हैं। जैसे लॉन्ग लॉन्ग को मैंने यहाँ पे LL दे दिया, मेक पेयर को मैंने MP दे दिया, फर्स्ट सेकेंड एम्प्लेस। फॉर लूप, इवन फॉर लूप का हम मैक्रो बना सकते हैं। हमने एक रैप बनाया, एक फंक्शन टाइप का हमने बना दिया। फंक्शन में अंदर हमने क्या चीज़ें पास करी? तीन चीज़ें पास करी। तीन चीज़ें वो क्या है, वो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो फॉर लूप होगा बेसिकली हमारा रैप, और इसमें आई कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? ए और बी। यानी कि इस आई इक्वल्स टू ए, आई लेस देन बी एंड प्लस प्लस आई। इस फॉर लूप के अंदर ए और बी मेरा क्या है, वो मेरा ए और बी डिसाइड करेगा। और ये वेरिएबल आई है तो यहाँ पे आई रहेगा। अगर इसको यहाँ पे इनपुट में मैं जे कर देता हूँ तो ये यहाँ पे जे हो जाएगा। तो ऐसे करके हम फॉर लूप को भी मैक्रो में डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारी बार तुमने देखा होगा कोड फोर्सेस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट केसेस होते हैं जिसको तुम्हें एग्जीक्यूट करना होता है प्रॉब्लम के अंदर। तो बार बार ही हम इंट टेस्ट केस, सी इन टेस्ट, वाइल टेस्ट माइनस माइनस ये स्टेटमेंट ना लगा के मैंने एक स्मॉल सा फंक्शन टी फंक्शन के नेम से इस पूरी चीज़ को बना दिया है। तो कहीं पे भी अब मैं टी ये यूज़ करूँगा पैरेंथेसिस के साथ, तो ये पूरी स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग सी इन और सी आउट यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस के साथ, बहुत सारे प्रॉब्लम कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जिसमें तुम्हारा टाइम लिमिट एक्सीड हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने सेम एल्गोरिदम यूज़ करा होता है, सेम कॉम्प्लेक्सिटी, उनका पास कर जाता है। वो बेसिकली इसलिए क्यों होता है? क्योंकि सी इन और सी आउट जो होते हैं वो तुम्हारे थोड़े स्लो होते हैं प्रिंट ऑफ और स्कैन एफ के मुकाबले। तो इनपुट आउटपुट अगर तुम्हारा स्लो होता है तो प्रोग्राम तुम्हारा ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो उस चीज़ को फास्ट करने के लिए ये वाली एक लाइन होती है सिंक विद स्टूडियो में, जिसमें हम सी इन और सी आउट को फास्ट कर देते हैं। तो ये मैंने मैक्रो में ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है, और जितनी जल्दी हो सके तुम इसको ज़रूर अपने कोड के अंदर इंक्लूड करना। बिट मैनिपुलेशन के मैंने यहाँ पे कुछ मैक्रोस बना रखे हैं जो बहुत सारे यूज़फुल होते हैं। अगर तुम्हें इनका यूज़ लगे तो तुम ज़रूर डाल सकते हो। तो मैक्रोस का आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो मैक्रोस के अंदर हम एक स्मॉल वर्ड लिखते हैं और वो वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है वो कोड हम आगे लिख देते हैं। तो कहीं भी हमने प्रोग्राम के अंदर ये वर्ड यूज़ करा तो वो सारा कोड के साथ रिप्लेस हो जाता है। तो ऐसे हम मैक्रोस के हेल्प से अपने कोडिंग टाइपिंग को फास्ट कर सकते हैं। मैक्रोस की तरह एक और होता है टाइप डेफ। टाइप डेफ का बेसिकली काम क्या होता है? वो एक प्री डिफाइंड टाइप को हम नया टाइप अगर देना चाहें तो हम टाइप डेफ के इस्तेमाल से दे सकते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है? सिंपल, हमें टाइप डेफ लिखना होता है। टाइप डेफ लिखने के बाद हमें वो लिखना होता है कि कौन सा डेटा टाइप को हम नेमिंग करने वाले हैं। जैसे मैं इंट को नेमिंग करने वाला हूँ। अब इंट को मैं क्या नाम देना चाहता हूँ? तो मैं आई नाम देना चाहता हूँ इंट को। टाइप डेफ कौन सा डेटा टाइप जिसको मैं किसी और नाम से एलियास करना चाहता हूँ वो लिखा, और फिर सेमीकोलन लगा दिया। तो अब मैं कहीं पे भी आई का यूज़ करूँगा तो वो आई मेरा रिप्रेजेंट क्या करेगा? इंट रिप्रेजेंट करेगा। तो बड़े बड़े जो डेटा टाइप होते हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए, उनको ईजी नेम देने के लिए हम टाइप डेफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काम मैक्रोस से भी किया जा सकता था,
जैसे कि मैंने लॉन्ग लॉन्ग को कर रखा है, और ये टाइप डेफ से भी कर सकते हैं। लेकिन टाइप डेफ से हम सिर्फ एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप को ही दूसरा नाम दे सकते हैं, और मैक्रो से हम किसी भी चीज़ को दूसरा नाम दे सकते हैं। तो PBDS डेटा स्ट्रक्चर पे मैंने वीडियो बना रखी है पहले भी, तो उसका ये इतना बड़ा डेटा स्ट्रक्चर है, इसको हम बार बार ही ना लिख के मैंने इसको टाइप डेफ क्या नाम दे दिया है, PBDS। सो आई गेस टाइप डेफ के बारे में भी तुम्हें क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे कोड को बहुत कंसाइज कर देती हैं और तुम्हारी टाइपिंग को फास्ट कर देती हैं। ट्रेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब मैं टेम्पलेट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। टेम्पलेट क्लास एक ऊप का फीचर है जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर तुम कोई भी एक फंक्शन पहले से बना के रखते हो, अपने सेव करके रखते हो कोड को, लोग यार यही करते हैं कि जितने भी अच्छे कोडर होते हैं, जैसे DFS हो गया, BFS हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, इन सब के फंक्शन सब लोग बना के पहले से रखते हैं, और जब कॉन्टेस्ट का टाइम आता है वो फंक्शन एज इट इज़ पेस्ट कर देते हैं, और जो चीज़ें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होती है वो कोडिंग करते वक्त उस टाइम ही चेंज कर देते हैं। तो इसलिए ये फटाफट कोडिंग वाला पार्ट उनका बड़ी जल्दी ही सॉल्व हो जाता है और वो फास्ट सबमिशन करते हैं। तो टेम्पलेट क्लास हमारी कैसे मदद करती है? तो टेम्पलेट क्लास को समझने के लिए तुम्हें ये चीज़ समझना होगा कि मान लो मैंने एक क्लास बनाई। टेम्पलेट दो जगह यूज़ हो सकता है, क्लास के साथ और फंक्शंस के साथ। और भी क्या क्या यूजेस हैं और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं अभी बताता हूँ टेम्पलेट के बारे में। तो पहले ये जानना ज़रूरी है टेम्पलेट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो मान लो एक मैं क्लास बनाता हूँ टेस्ट नेम करके, और यहाँ पे मैं टेम्पलेट ना यूज़ करके इंट यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फंक्शन के अंदर सारी चीज़ें कैसी आने वाली है, इंट की आने वाली है। मैंने कोड देखा, मैंने प्रॉब्लम देखी, और मैंने देखा कि उसमें सारी चीज़ें इंट में है, तो मेरा सारा काम इंट में होने वाला है। तो मैंने एक अपना टेस्ट नाम का कोई एक फंक्शन, मैंने ये एग्जांपल लिया है, कोई भी क्लास हो सकती है। जैसे हम बहुत सारे लोग ग्राफ की क्लास बनाते हैं या फिर किसी और सेगमेंट ट्री की क्लास बनाते हैं, तो ऐसी कोई एक इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि बहुत जगह यूज़ होती है। तो वहाँ पे डेटा टाइप ग्राफ के लिए कुछ भी हो सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डेटा टाइप तुम्हारा इंट हो सकता है, डेटा तो तुम्हारा लॉन्ग लॉन्ग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने क्लास में ये सेव कैसे रख कर रखा है, इंट नेम से। हमने ये कह रखा है कि अगर हमारा डेटा टाइप इंट हुआ तो मैं यही एज इट इज़ चिपका दूंगा, अगर ये कुछ और हुआ तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। लेकिन मैं कितनी बारी चेंज करता रहूँगा, हर बारी मेरे को नई क्लास थोड़ी बनानी चाहिए। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए C++ ने एक बहुत अच्छा फीचर दिया है टेम्पलेट्स का। तो टेम्पलेट्स क्या करती है, एक जनरल डेटा टाइप बना देती है। टेम्पलेट इसका फॉर्मेट होता है जैसे तुम क्लास डिफाइन करते हो बिल्कुल एज इट इज़, बस ऊपर हम क्या करते हैं, टेम्पलेट क्लास और वेरिएबल का नेम क्या होना चाहिए, टी। तो इससे हमने एक टी को टेम्पलेट क्लास का डेटा टाइप बना दिया। अब जहाँ जहाँ तुमने टी को लिखा है, एज इन डेटा टाइप यूज़ करा है, तो कभी भी अब तुम इस क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाओगे, अगर मैं नीचे जाके इंट मेन के अंदर टेस्ट नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो जैसे वेक्टर के अंदर हम इनपुट देते हैं, वैसे ही हम टेस्ट के अंदर इनपुट देंगे ओ। तो यहाँ पे ओ मेरा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा टेस्ट क्लास का। और ये इंट मेरा क्या बताता है कि ये जो टी मेरा था वेरिएबल, वो किस डेटा टाइप का होगा, वो इंट टाइप का होगा। तो जहाँ जहाँ पे ये टी लिखा होगा वहाँ पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, इंट के साथ। जैसा कि तुमने देखा होगा ये इसका फॉर्मेट वेक्टर से बहुत हद तक मिलता जुलता है, और सेट मैप इन सब से मिलता जुलता है। ऐसा क्यों है, ऐसा बेसिकली इसलिए है कि वेक्टर, सेट, मैप, ये जितने भी क्लासेस बन रखे हैं पहले से C++ लाइब्रेरीज के अंदर, वो बेसिकली टेम्पलेट्स को ही यूज़ करके बनाया गया है, ताकि तुम उनमें कोई भी डेटा टाइप कंबाइन कर सकते हो। अब मैप के अंदर तुमने देखा है इंट कॉमा इंट हम डालते हैं, दो चीज़ें इनपुट में डालते हैं जब भी उसका कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है कि मान लो एक मैंने टी बनाया, T1 कॉमा मैंने एक दूसरी क्लास बना दी T2। तो ये मेरा टेम्पलेट क्या शो करता है कि मेरा ये जो टेम्पलेट है इसमें दो तरह के डेटा टाइप मैं अलग अलग यूज़ कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे T1 यूज़ करा है, और यहाँ पे भी मैंने T1 यूज़ करा है, लेकिन यहाँ पे मैं T1 और T2 वाई ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो उस केस में टेम्पलेट में यहाँ पे हम कितने भी डेटा टाइप डिफरेंट ले सकते हैं, कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे हम वेक्टर, सेट, मैप, इन सब में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वैसे ही यहाँ टेम्पलेट के साथ भी हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन बना सकते हैं और उसको अपने कॉमनली क्लास के लिए यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट्स का यूज़ सिर्फ क्लास के
तक ही सीमित नहीं है, तुम चाहो तो एक जनरल फंक्शन भी बना सकते हो और मोस्टली लोगों को ये फंक्शन में काफ़ी हेल्प होती है। तो मैंने एक स्वैप फंक्शन बनाया है, क्लास पी नेम से स्वैप फंक्शन बनाया है। तो बेसिकली स्वैप पी दो वेरिएबल लेगा और इन दोनों को स्वैप कर देगा। अब स्वैपिंग में तुम कोई भी स्वैप कर सकते हो, वो इंट होगा, वो फ्लोट होगा, वो डबल होगा, वो किसी भी डेटा टाइप का होगा। ये फंक्शन तुम्हारा हमेशा चलेगा 100%। तुम्हें अब कभी भी इसके डेटा टाइप को लेके कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस फंक्शन को वर्किंग कैसे हो रही है तुम देखना चाहोगे तो यार यहाँ पे मैंने स्वैप फंक्शन का यूज़ कर रखा है और ट्रेस का यूज़ कर रखा है। ट्रेस के बारे में डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए ये मान लो कि ये सी आउट स्टेटमेंट है। तो पहले मैंने स्वैप से पहले v0 और v1 प्रिंट कराया तो 1 और 2 था। फिर मैंने स्वैप फंक्शन को एग्जीक्यूट करा और उसके बाद मैं v0 और v1 देखता हूँ तो ये वैल्यू स्वैप हो चुकी हैं। अभी मेरा डेटा टाइप इंट है। अगर मैं इसको फ्लोट कर दूँ तो देखते हैं क्या हमारा फंक्शन सक्सेसफुली चलता है कि नहीं चलता है। तो मैंने जैसा कि वेक्टर को पूरे को फ्लोट कर दिया और यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यूज़ दी हैं। तो v0 मेरा 1.3 और 2.5 था v1 और स्वैप फंक्शन मैंने यूज़ करा है एज़ इट इज़, मैंने कुछ चेंज नहीं करा है और मेरा स्वैप फंक्शन बिल्कुल ईजिली चल रहा है। तो यानी कि देख रहे हो कि ये जो स्वैप फंक्शन है अब ये डेटा टाइप इंडिपेंडेंट हो चुका है। ये टेम्पलेट का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यूज़ है। तो कोई भी जनरल फंक्शन अगर तुम बनाते हो तो उसको टेम्पलेट क्लास के साथ अब तुम बना सकते हो। सो टेम्पलेट यार एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके साथ तुम एक जनरल फंक्शन बना सकते हो और तुम्हारे को इसके बाद हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा डेटा टाइप मेरे को फंक्शन में चेंज करना है। तुम जनरल हमेशा जैसे फंक्शन रन करते हो वैसे ही आराम से रन किया जा सकता है। टेम्पलेट्स के बाद अब मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने एक ऊपर ही बताया था मैक्रोज में मैंने टी का यूज़ करा है। तो यहाँ पे इनपुट में जैसे देख रहे हो तुम 4 टेस्ट केसेस हैं। इनपुट भले ही मैंने 3 दिए हों लेकिन 4 टेस्ट केसेस हैं और 4 के लिए ये टी मेरा आराम से काम करेगा। ये वही चीज़ है, टेस्ट मैंने बनाया, सी इन टेस्ट करा, वाइल टेस्ट माइनस माइनस। इतना बड़ा कोड लिखने की जगह मैं सिंपल ये चीज़ रन करता हूँ हमेशा हर एक कोड के अंदर। तो मेरे जितने भी कोड देखते होंगे कोड फोर्सेस वगैरह पे भी, उन सब में मैंने इसका मोस्टली यूज़ कर रखा है। मैंने यार इनपुट ले लिया एन और मैंने एक वेक्टर बना दिया फ्लोट नाम करके, फ्लोट वेरिएबल का। और मैंने एक वेक्टर बना दिया वी फ्लोट डेटा टाइप का। और मैंने ऑटो फंक्शन का यूज़ करा है फॉर लूप के अंदर। मैं चाहूँ तो रैप का भी यूज़ कर सकता था। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि ट्रेस हमारा किस चीज़ में काम आता है। तो ट्रेस बेसिकली डीबगिंग के लिए काम आता है। तो जैसे मैंने बताया था एक सी आउट स्टेटमेंट जैसे होती है वैसे ही ट्रेस होता है। लेकिन अगर सी आउट स्टेटमेंट और ट्रेस सेम होती है तो हम ट्रेस का यूज़ क्यों करते हैं? तो ट्रेस का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इसको लिखना काफ़ी आसान होता है। जैसे मैंने सी इन आई कराया और ट्रेस आई कर दिया तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1.3 2.5 3, पहली बारी में आई की ये 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये ट्रेस ने कितने अच्छे फॉर्मेट में हमें रिप्रेजेंट करके दे दिया कि आई कॉलन ये है, आई कॉलन ये है, आई कॉलन ये है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो इंडेंटेशन और कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई है, हमें सेग्रीगेट करना नहीं पड़ रहा है कि कौन सा डेटा कहाँ है। यही चीज़ ऐसे अगर तुम्हें सी आउट स्टेटमेंट में लिखनी होती तो तुम्हारा उसमें टाइम जाता। ये तो बात हुई जब तुम्हें एक चीज़ चेक करनी हो या डिबगिंग में। अगर मान लो एक से ज़्यादा चीज़ चेक करनी हो, जैसे इस फॉर लूप के अंदर मैं चाहता हूँ मेरे आई की वैल्यू क्या है, मेरे एन की वैल्यू क्या है, मेरे करंट वी आई की वैल्यू क्या है, मेरे को 3 चीज़ें चेक करनी है। तो सी आउट स्टेटमेंट में मेरे को स्पेस भी डालना पड़ेगा और अच्छे से इंडेंटेशन करनी पड़ेगी ताकि डेटा मिक्सअप ना हो जाए। और जब हम कोडिंग करते हैं तो बहुत बारी यार इन सब चीज़ों की वजह से दिमाग ख़राब होता है। तो ट्रेस का फंक्शन यहाँ पे यूज़ करा मैंने और यहाँ पे देख रहे हो तुम कितने अच्छे फॉर्मेट में मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई हैं कि आई मेरा ये है, एन मेरा ये है, एंड वी आई मेरा ये है। और ट्रेस का फंक्शन हम तब भी यूज़ करते हैं जैसे हमने कोई एक फंक्शन यूज़ करा तो पुरानी वैल्यू क्या थी, फिर फंक्शन ख़त्म होने के बाद नई वैल्यू क्या है। तो ट्रेस के हेल्प से हम ये देखते हैं मोस्टली कि एक वेरिएबल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या वैल्यू पड़ी है और वो जो भी चीज़ आउटपुट करता है उसकी इंडेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे फॉर्मेट में होती है। तो ट्रेस का फॉर्मेट भी तुम्हें समझ आ गया होगा, जिस भी चीज़ की तुम्हें वैल्यू देखनी हो वो चीज़ लिखनी होती है, अगर एक से ज़्यादा है तो कॉमा लगा के अगली चीज़ लिखनी होती है। जैसे सी आउट का फॉर्मेट होता है, सी आउट करते वक्त जो चीज़ तुम लिखते हो वही चीज़ यहाँ पे लिखोगे तो ट्रेस उसको अच्छे से इंडेंटेशन करके तुम्हारे को दे देगा। तो ट्रेस का इसलिए मैं यूज़ करता हूँ, डिबगिंग के टाइम बहुत यूज़ होता है कि मेरे को वैल्यू चेक करनी होती है कि इस एग्जीक्यूशन के बाद क्या हो रही है, मेरी एग्जीक्यूशन सही हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि आधी से ज़्यादा डिबगिंग मेरे को ऐसे ही पता लगती है कि मैंने अगर फॉर लूप ये काम करने के लिए लगाया है और मेरा आंसर सही नहीं आ रहा तो मेरा किस पॉइंट पे आंसर सही नहीं आ रहा। तो फॉर लूप के अंदर मैंने ट्रेस लगाया होता है तो हर एक लूप के बाद मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा वो मेरे को यहाँ पे आउटपुट देख के पता चल जाता है। तो ट्रेस इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जब मैं डिबगिंग
डिबगिंग कर रहा होता हूँ और बार बार सी आउट स्टेटमेंट मेरे को ना लिखनी पड़े, लेंदी सी आउट स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े 3-4 वेरिएबल्स के लिए, तो इसलिए मैं ट्रेस का यूज़ करता हूँ। सो आई होप सबको ट्रेस, मैक्रोस, टाइप डेफ एंड टेम्पलेट का यूज़ समझ आया होगा और सभी लोग आगे से इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। इससे तुम कोडिंग, अपनी टाइपिंग बहुत फास्ट कर सकते हो और चीज़ें सॉर्टेड वे में भी तुम्हारी रहती हैं। आगे वाली जो वीडियो होगी, इसके नेक्स्ट वीडियो जो कि डिबगिंग के ऊपर मैं और डिटेल में बात करने वाला हूँ कि डिबगिंग कैसे कैसे टाइप के एरर्स होते हैं और उनके टाइप, जब वो एरर आते हैं तो तुम्हें किस डायरेक्शन में सोचना होता है। डिबगिंग यार टाइम के साथ ही इम्प्रूव होगी और खुद से डिबगिंग जितनी करोगे तभी इम्प्रूव होगी, लेकिन एक डायरेक्शन अगर तुम्हें मिल जाएगा कि अगर ये मेरा एरर है तो मेरे को कहाँ सोचना है, तो आई थिंक वो तुम्हारे लिए हेल्प करेगा। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो मेरी डिबगिंग के ऊपर होने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।